नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.3 के गति वाले जो प्रश्न थे, गति वाले प्रश्न वो आज हम करेंगे। जो गति वाले प्रश्न है, गति, चाल और दूरी वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और पेपर में लगभग 99% चांस होता है इनके आने का। तो आइए हम इन प्रश्नों को करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां, इसको करना है। इसको करने से पहले थोड़ा सा हम जो है गति, समय और दूरी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बेटे गति या चाल एक ही बात होती है, गति बोल लो या चाल बोल लो एक ही बात होती है। गति बोल लो या चाल बोल लो एक ही बात होती है। उसके बाद समय और दूरी, इनमें सबसे पहले क्या संबंध होता है? गति, चाल और दूरी में सबसे पहले हम संबंध ज्ञात करते हैं। गति या चाल बेटे एक ही बात होती है। चाल को निकालने का सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल को निकालने का सूत्र होता है दूरी, कितनी दूरी तय की है और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उसके बाद अगर समय निकालने का सूत्र पूछ ले वो, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितनी दूरी आपने तय की है और किस चाल से तय की है। जैसे मैंने 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की है, तो मुझे इस दूरी को तय करने में 100 बटे 50 2 घंटे लगे होंगे। और तीसरा सूत्र है दूरी निकालने का। कभी कभी चाल और समय दे देते हैं और दूरी निकालने के लिए बोल देते हैं। जैसे मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और 2 घंटे चला, तो बताओ मैंने कितनी दूरी तय की होगी। चाल 50, समय 2, तो 50 गुना 2 100 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब बेटे इकाई देखो, हर चीज़ जिसको हम माप सकते हैं उसके मापने की कुछ ना कुछ इकाई जरूर होती है। ठीक है, जिस भी चीज़ को हम माप सकते हैं उसके मापने की इकाई जरूर होती है। तो बेटा जैसे यहाँ पे इकाई से ही हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमें दी हुई है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे दूरी को हम किस पे मापते हैं? किलोमीटरों में। दूरी की मापने की इकाई होती है किलोमीटर। किलोमीटर को अंग्रेजी में छोटे रूप में km लिख देते हैं, हिंदी में मी लिख देते हैं। ठीक है, किलोमीटर दूरी। देखो बेटे प्रश्न में आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही ना, क्या दी हुई, उसकी इकाई से पता चल जाता है कि ये दूरी है, समय है या चाल है। तो दूरी की इकाई होती है किलोमीटर। उसके बाद समय की इकाई होती है घंटा या आर, इसको अंग्रेजी में आर बोलते हैं। और इसको छोटे रूप में कैसे लिखते हैं? एच। समय को प्रश्न में पूरा घंटा ना लिख के छोटे रूप में कैसे लिखा होगा? एच। अब चाल देखो, चाल का सूत्र क्या था? दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या था? दूरी बटे में समय। चाल का सूत्र था चाल निकालने का सूत्र था दूरी बटे समय। तो दूरी की इकाई होती है किलोमीटर और समय की इकाई होती है आर। दूरी की इकाई होती है किलोमीटर और समय की इकाई होती है आर। तो चाल की इकाई क्या बन गई? चाल की इकाई क्या बन गई? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये नीचे लिखी हुई है। चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बेटे दूरी की इकाई किलोमीटर और समय की इकाई घंटा, तो चाल की इकाई बन गई किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम प्रश्न करते हैं। अब हम दूरी में और चाल को निकालने का सूत्र सीख चुके हैं। देखो बेटे हमारे यहाँ पे ना बेसिकली समय निकालने का सूत्र लगना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यही सूत्र लगा के हम इन प्रश्नों को करेंगे। चलो हम पढ़ते हैं प्रश्न। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां। अब ये क्या बोलता है? एक रेलगाड़ी है, वो एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी। अब ये 360 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या है? दूरी है। देखो किलोमीटर किसकी इकाई होती है? दूरी की। तो 360 किलोमीटर दूरी है। तो एक रेलगाड़ी है, वो कितनी दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर। तो ये सबसे पहले बात हमें पता चल गई कि 360 किलोमीटर हमारे पास दूरी है।
ठीक है, कुछ चाल से वो चलती है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब उस रेलगाड़ी की कुछ स्पीड है, उस स्पीड से वो चलती है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब ये प्रश्न वाला बोल रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो, मतलब जिस चाल से भी रेलगाड़ी चलती है उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो अब यहीं से पता चल गया कि ये चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इकाई से पता चल गया, किलोमीटर प्रति घंटा चाल की इकाई होती है, तो चाल है। कौन सी चाल, पहले वाली की बाद वाली, ना पहले वाली है ना बाद वाली, ये दिया हुआ है कि जिस चाल से रेलगाड़ी पहले चलती थी उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हमने बढ़ा दी है। तो जैसे पहले हम 50 किलोमीटर की गति से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते थे, अब हम 50 + 5 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो बेटा अगर हमारी चाल बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमें समय पहले से कम लगेगा। अब आगे दिया हुआ है, तो यह इसी यात्रा मतलब 360 किलोमीटर की यात्रा, 360 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में पहले से 1 घंटा कम लेगी, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 2 स्टेशन है, उन दोनों के स्टेशनों के बीच 360 किलोमीटर की दूरी है। वो पहले कुछ जो उसकी सामान्य चाल है उससे चलती थी, तो उस दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ उसको समय लगता होगा। अब उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया, बेटे चाल को बढ़ा दिया जाए तो समय कम लगता है। तो कितना समय कम लगता है, जितना समय उसको पहले लगता था उससे 1 घंटा कम लगता है। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, जो चीज़ नहीं दी गई उसको हम चर या वेरिएबल द्वारा प्रस्तुत करते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं दी गई तो हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल, उत्तर शुरू हो गया है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा की। चाल निकालनी, चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 2 केस बनाने हैं आपने, देखो एक सामान्य चाल वाला और एक अधिक चाल वाला। उसकी चाल बढ़ा दी थी ना दूसरे केस में हमने, तो सामान्य चाल का केस पकड़ते हैं। सामान्य चाल के केस में चाल हमने कितनी मान ली, रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा पहले केस में, और दूरी कितनी तय करनी है उसे 360 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा हमारे पास, क्या सूत्र था, दूरी बटे चाल। इस समय को मैं t1 नाम दे देता हूँ। जो पहले केस में जो सामान्य चाल से रेलगाड़ी चल रही थी, जब उसकी गति को नहीं बढ़ाया गया था, तब उसको जो समय लगा उसको मान लेते हैं t1 नाम दिया। देखो मैंने दूरी बटे चाल, दूरी कितनी तय की है 360, और किस गति से तय की है x, तो कितना समय लगे होगा 360 बटे में x। तो ये बन गया आपका पहला समीकरण, जब पहला समय आ गया t1। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेकंड केस में हमने क्या किया, अब चाल x नहीं रही, पहले x थी ना, और दूसरे केस में क्वेश्चन पढ़ा कि 5 किलोमीटर बढ़ा देनी, तो चाल अब हो जाएगी x + 5। और दूरी कितनी तय करनी है, दूरी 2 स्टेशनों के बीच में 360 किलोमीटर ही है ना, बढ़ रही है ना कम, दूरी कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो अब कितना समय लगेगा, अब इस समय को मैं t2 नाम दे देता हूँ, कि जो समय लगेगा उसको नाम दे देता हूँ t2। तो समय निकालने का सूत्र होता है दूरी बटे में चाल। दूरी तो उतनी है 360, और चाल x + 5। तो यहाँ लिख देंगे, देखो बेटे जब भी 2 चीज़ें होती है उसको ब्रैकेट में लिखा करो, चाल x + 5 लिख देंगे, तो इतने घंटे लगेंगे 360 बटे में x + 5। अब अगर मैं पूछूं कि t1 समय बड़ा है कि t2 समय बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, t1 समय ज़्यादा लगा है कि t2 समय ज़्यादा लगा है, क्योंकि ज़्यादा कम का पता होगा तभी तो आप माइनस कर पाओगे, क्योंकि बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को माइनस करते हैं। तो मुझे पता करना है कि ये चीज़ बड़ी है या ये चीज़ बड़ी है। देखो बेटे मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया, आपने इसको पजल नहीं होना, उससे बच्चे बहुत पजल होते हैं। देखो चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा ना, अगर आप तेज़ चलोगे तो समय कम लगेगा। तो चाल ज़्यादा कहाँ है, बस चाल देखनी ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे चाल ज़्यादा है, चाल ज़्यादा है तो ये समय कम होगा, मतलब t2 समय जो होगा वो कम होगा और t1 समय जो होगा ज़्यादा होगा। धीरे चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ना भाई, और अगर तेज़ चलेंगे तो समय कम लगेगा। तो ये समय कम है और ये समय ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा लगा है, ये समय ज़्यादा है और ये समय कम लगा है। ये अधिक है, अधिक समय लगा है यहाँ पे, और यहाँ लगा है कम। अब क्या इन दोनों समय के बीच में कोई संबंध दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ें ज़रा, 1 मिनट।
आपको देखो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि इसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, इसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। लिखा है ना, कम समय लेती है। जब चाल बढ़ा देते हैं तो 1 घंटा कम लगता है, मतलब पहले 1 घंटा ज़्यादा लगता होगा। देखो अब आपको इन दोनों समयों में संबंध भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो समय लग रहा है वो इस वाले समय से 1 घंटा ज़्यादा। ये समय बेटे कम लग रहा है ना, आपको बोला चाल बढ़ गई तो समय कम, या चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इस समय में से अगर मैं इस समय को घटा दूँ, इस समय में से अगर मैं इस समय को घटा दूँ तो उत्तर क्या आएगा, 1 घंटे का अंतर दिया हुआ है हमें दोनों समय में। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि पहली स्थिति में, ये पहली स्थिति है, ये पहली स्थिति में चाल कम है, इसलिए पहली स्थिति में समय t1 अधिक होगा। बेटा ज़्यादा में से कम समय को घटाना है, पहले देखना समय ज़्यादा कहाँ लगेगा। समय ज़्यादा कहाँ लगेगा, जहाँ चाल कम होगी। ठीक है, यहाँ पे चाल कम थी तो यहाँ समय ज़्यादा लगेगा, ये जो समय लगेगा ना t1 ज़्यादा लगेगा। तो उन दोनों के बाद उसके बाद देखना कि दोनों समय में कोई हमें संबंध दिया हुआ है प्रश्न में। हाँ दिया हुआ है कि 1 घंटा अधिक लगता था पहले, अब 1 घंटा कम लगता है। तो अधिक चीज़ में से, बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को घटा देंगे। तो देखो अगले स्टेप में हमने क्या किया, t1 में से t2 को घटा दिया। बस इस प्रश्न में यही चीज़ एक थोड़ा सा बच्चों को अटपटी लगती है। तो t1 में से t2 घटा देंगे। t1 पहले वाला समय था और t2 बाद वाला, जब अधिक गति वाला है, तो दोनों को घटा देंगे तो 1 मिलेगा। अब t1 का मान आपने प्रश्न में निकाला हुआ है, t1 का मान आया था 360 बटे में x, t2 का मान आया है 360 बटे x जमा 5 बराबर है 1। तो t1 की जगह t1 का मान लिख देंगे, t2 की जगह t2 का। अब इसको हल कैसे करना है, अब बटे वाली चीज़ों को प्लस माइनस कैसे करते हैं, आर पार गुणनखंड करके इस 360 को x प्लस 5 से जमा करेंगे। देखो यहाँ लिख दिया 360 गुना x प्लस 5, और इस 360 को इस x से गुना करेंगे तो बीच में माइनस करेंगे ना, माइनस डाल देंगे। 360 गुना में x, और नीचे वाले x और x जमा 5 आपस में गुना हो जाएंगे। बीच में लंबी सी लाइन खींच के, ऐसे लंबी सी लाइन खींच के x गुना x जमा 5 नीचे लिखेंगे, और आर पर गुणनखंड के नियम से प्लस माइनस करते हैं। इस वाले 360 को इससे गुना करेंगे, 360 गुना x जमा 5 माइनस 360, और इस 360 को इस x से गुना करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस कैसे करते हैं, आर पार गुणनखंड के नियम से प्लस माइनस कर लेते हैं। तो इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे बेटा, अभी मैंने बताया, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। इस 360 को इस x प्लस 5 से गुना करेंगे, बीच में माइनस का निशान है, माइनस आ जाएगा। इस 360 को इस x से गुना करेंगे, और बटे में क्या रह जाएगा, लंबी सी लाइन खींच के बटे में क्या क्या था, x और x प्लस 5, उसको नीचे लिख देंगे। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अब इनको जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इनको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो हमें क्या करना है, 360 को x प्लस 5 से गुना करना है। अब ये एक अक्षर नहीं, 2 अक्षर है, x और 5। तो ये बाहर वाला 360 x से भी गुना होगा, तो 360 को x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 360, और इस 360 को प्लस 5 से गुना करेंगे, 360 गुना 5 होता है 1800, तो आ जाएगा प्लस 1800। ये माइनस 360 गुना x आ जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे क्या क्या मिलेगा, देखो नीचे चलेंगे तो नीचे देखो, इस x को x से गुना करेंगे, x गुना x की शक्ति 2 होता है, तो ये आ गया x की शक्ति 2, और फिर इस x को 5 से भी गुना करना है, तो 5 को x से गुना करेंगे तो 5 गुना x 5x आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली, प्लस 360 और माइनस 360 कट गए, तो ऊपर बस हमारे पास बच गया 1800। तो अब हमारे पास बच गया 1800 बटे में x का वर्ग जमा 5x बराबर है 1। उस तरफ 1 था तो 1 के नीचे 1 लगा दिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 बटा 1 बन गया। अब इसको हल करना है, इसको कैसे हल करेंगे, आर पार गुणनखंड से। a बटे बी बराबर हो c बटे डी, a बटे बी बराबर हो c बटे डी। तो ऐसे समीकरण को कैसे हल करते हैं, 8वीं में सीखा था, आर पार गुणनखंड से। a को d से गुना करेंगे, c को b से। तो गुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x का वर्ग जमा 5x, x के वर्ग जमा 5x को किससे गुना करना है, 1 से। देखो जब पहले इन दोनों को गुना कर लो, 1800 गुना 1 आ जाएगा,
बीच में बराबर का निशान है, बराबर रख दिया, और यहाँ आ जाएगा x की वर्ग जमा 5x गुना में 1। देखो बेटे आर पार गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 1800 को 1 से गुना करना है, 1800 गुना 1, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, बीच में बराबर का निशान है, बराबर आ गया। अब x का वर्ग जमा 5x किससे गुना होना है, 1 से, तो x का वर्ग जमा 5x गुना 1 आ गया। आगे चलते हैं। अब x के वर्ग को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1x की 2, और 5x को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5x। 1 से किसी को भी गुना करें वही चीज़ उत्तर आ जाती है, तो 1 को x की 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1x की 2, और 1 को 5x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5x, और 1800 को 1 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण बन गया 1x की 2 जमा 5x, ये प्लस 1800 था, यहाँ आके माइनस 1800 हो जाएगा, माइनस 1800, और बराबर के निशान के उधर आ जाएगा 0। तो ये बन गया आपके पास एक द्विघात समीकरण। अब इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे, हल करना आपको आता है। चलो को हल्का हल्का काट दो, x की 2 को काट दो, x को काट दो, तो x की 2 के साथ जो चीज़ लगी वो a हो जाएगी, तो a का मान आ जाएगा 1। जो x का गुणांक है 5 वो बन जाएगा b, और बिना x वाला जो चीज़ है पीछे उसको c बोलेंगे, c का मान आ जाएगा माइनस 1800। उसके बाद विविधकार निकालेंगे। विविधकार निकालने का सूत्र होता है d बराबर है b की शक्ति 2 माइनस 4 गुना a गुना c। तो b की जगह b का मान रख देंगे, b का मान है 5, a की जगह a का मान रख देंगे 1, c की जगह c का मान रख देंगे माइनस 1800। तो 5 की शक्ति 2 होता है 25, 25 आ गया। माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे, माइनस 4 गुना 1 माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे, माइनस 4 आ जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यह आ गया 5 की शक्ति 2 25, और माइनस 4 गुना माइनस 1800, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस आ गया, और 4 को 1800 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 7200। तो डी का मान आ गया 25 जमा 7200, 7225, 7225। तो बेटे साइड में देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, तो मैंने यहाँ पे 7225 के अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं, क्योंकि आगे जाके हमें इसका वर्गमूल लेना है। तो देखो 7225 के पीछे 5, तो सबसे पहले ये 5 से भाग होगा, 5 से भाग करेंगे 7225 को तो आ जाएगा 1 4 4 5, 1445। फिर इसके पीछे 5 है, फिर ये 5 से भाग हो जाएगा, जब इसको 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 289। और बेटे मैंने आपको 8वीं से 9वीं में भी आपको वर्ग वाले पढ़े याद कराए थे। 17 का वर्ग होता है 289, तो 289 ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, सीधा ये 17 से जाएगा, और 17 17 जा 289 होता है, तो नीचे भी 17 आ जाएगा, फिर 17 17 से ही जाएगा, 17 1 17। तो ये बन जाएंगे 7225 के भाज्य गुणनखंड। 2 बार 5, 5 गुना 5, 17 गुना 17। अब आइए आगे, हमने विविधकार निकाल लिया था 7225। देखिए हमें तो x का मान निकालना है। x के मान को निकालने का सूत्र होता है x बराबर है माइनस बी जमा वर्गमूल डी बटे में 2a। पीछे आपने निकाला है, तो माइनस की जगह माइनस, b का मान 5 लिख देंगे, d का मान है 7225। लेकिन उसके भाज्य गुणनखंड हमने बना लिए थे, क्या आए थे 5 गुना 5 गुना 17 गुना 17। बेटे यहाँ वर्गमूल 7225 आएगा ना, तो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड सीधा लिख दो यहाँ उठा के, तो आ जाएगा माइनस की जगह माइनस का निशान, b का मान आया है 5 जमा वर्गमूल डी। वर्गमूल डी है 7225, ये लिख दो या इसके भाज्य गुणनखंड लिख दो, क्योंकि हमें वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने की हम विधि को जानते हैं, भाज्य गुणनखंड विधि। तो ये आ गया, नीचे आ गया बटे में 2 की जगह 2, और a का मान है 1। अब आगे देखो, -5, माइनस को 5 से गुना करेंगे तो -5 आ गया, और 5 2 5 का 1 5 आ जाएगा, 2 17 का 1 17 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 1 कम 2। तो पहले गुना करते हैं, पहले जमा मत कर देना, -5 + 5 0। तो पहले गुना करते हैं, तो 5 और 17 को गुना करेंगे 85 आ जाएगा। तो -85 -5 + 85, ये -5 का -5, और ये 85 का 85, -5 जमा 85 बटे में 2 आ गया। तो -5 और 85, बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ माइनस करेंगे, 85 में से 5 गया रह गया 80, 80 बटे 2 आ गया, 80 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 40। तो x का मान आ गया 40। अब दूसरी तरफ निकालते हैं x का मान,
सेम वही सूत्र होता है, सब कुछ वही होता है, ठीक है। बीच में बस यहाँ प्लस की साइन होता है, यहाँ पे बीच में माइनस का निशान आया था। माइनस बी का मान 5, डी के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए 5 गुना 5 गुना 17 गुना 17, तो -5 का -5, ये माइनस की जगह माइनस का निशान, 2 5 की जगह 1 5, 2 17 की जगह 1 17। तो हल करने के बाद देखो -5 को 17 से गुना करेंगे -105 आ जाएगा, तो -5 और -105 बटे में 2, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान बड़ी चीज़ का आता है। -5 और -105 को जमा करेंगे तो आ जाएगा -110 बटे में 2, -110 बटे में 2 होता है -55। लेकिन ये हल हम नहीं लेंगे क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए यहाँ लिख देंगे बस x बराबर -5 से ये लिख देंगे। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि किसी चीज़ की चाल माइनस में नहीं होती, तो x का मान आ जाएगा 40। तो आपकी ये आ गई रेलगाड़ी की सामान्य चाल, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसी एक्सरसाइज का सेम कॉन्सेप्ट पे है कि अब हमारे पास 2 शहर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है हमें मैसूर और एक दिया हुआ है बेंगलोर। जैसे वहाँ पे 2 शहर ना देके बस दूरी दे दी थी कि 360 किलोमीटर है, तो मैसूर और बेंगलोर 2 शहर हैं, इनके बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। 2 शहर हैं, एक मैसूर और एक बेंगलोर, दोनों कर्नाटक के शहर हैं। मैसूर और बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी दी हुई है 132 किलोमीटर, ठीक है। 2 शहर हैं। अब इन 2 शहरों के बीच 2 ट्रेनें चलती हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर दूरी हुई। इस दूरी को तय करने के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक सवारी गाड़ी। एक पैसेंजर, जो धीरे चलने वाली ट्रेन को बोलते हैं सवारी गाड़ी, और जो तेज़ चलती है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस गाड़ी। अब मैं क्वेश्चन ना भी पढ़ूँ तो आपको पता है कि एक्सप्रेस गाड़ी समय कम लेगी और सवारी गाड़ी समय ज़्यादा लेगी, सवारी गाड़ी स्लो चलती है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन या रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है ना। एक्सप्रेस गाड़ी तेज़ चलती है तो 1 समय कम लेगी। कितना समय कम ले रही है? 1 घंटा। ये एक जो घंटा दिया हुआ ये समय है। देखो यहाँ पे आपको निशान लगा देना चाहिए, ये दूरी, ये समय। अब ये समय क्या दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन को समय लगता है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लगता है, ये वो है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है आगे, अब चाल के बारे में कुछ दिया होना चाहिए। क्या दिया हुआ है? यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, अब एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलती है, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। अगर मान लूँ सवारी गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर है तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी होगी? 50 जमा 11, 61 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल तो है, लेकिन ना तो ये एक्सप्रेस ट्रेन की ना सवारी गाड़ी की। ये इन दोनों की चालों में संबंध दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 11 किलोमीटर तेज चलती है सवारी गाड़ी से। तो हमें दोनों गाड़ियों की क्या निकालनी है? गति। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पिछला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम 2 गाड़ियाँ, एक सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी, तो 2 केस बनेंगे, एक सवारी गाड़ी का और एक एक्सप्रेस गाड़ी का। अब तो मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या होगी? उससे 11 किलोमीटर अधिक है, तो x जमा 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। तो सवारी गाड़ी की चाल मैंने x मान ली, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल इससे 11 किलोमीटर अधिक दी हुई है। चाल में चाल जमा होता है कि समय मत जमा कर देना। चाल देखो इसमें कौन है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, या तो x सवारी गाड़ी की चाल है, इसमें से 11 किलोमीटर प्रति घंटा और जमा करने पर हमें एक्सप्रेस गाड़ी की चाल मिल जाएगी। तो मैं सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, तो सवारी गाड़ी की चाल को मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? उससे 11 अधिक है, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 गाड़ियों का केस जैसे पिछले हमने बनाया था, 2 केस बनाए थे, यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे, एक सवारी गाड़ी का और एक एक्सप्रेस गाड़ी का। अब देखते हैं क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है। सवारी गाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। दूरी 132 किलोमीटर तय करनी, दोनों शहरों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। तो समय कितना लगेगा? जो सवारी गाड़ी को समय लगेगा उसको मैंने t1 मान लिया,
वो लगेगा दूरी बटे समय। पीछे हमने सूत्र किया है, दूरी है 132 और समय है x, तो 132 बटे में x घंटे लग जाएंगे सवारी गाड़ी को दोनों शहरों के बीच की दूरी को तय करने में। उसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी पे आ जाओ। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x नहीं है, उससे 11 किलोमीटर अधिक है, तो x + 11 किलोमीटर, दूरी 132 किलोमीटर की तय करनी है। तो इसमें जो एक्सप्रेस गाड़ी को समय लगेगा उसको हम T2 मान लेते हैं, वो लगेगा दूरी बटे में समय। दूरी है 132 और जो चाल है इसकी x + 11 है। इतने घंटे लगेंगे सवारी एक्सप्रेस गाड़ी को दो शहरों के बीच में दूरी को तय करने के लिए। उसके बाद बेटे मैंने बताया कि इन दोनों में समय ज़्यादा कौन सा होगा। तो देखो इसको थोड़ा सा अपने आप मन में सोचो कि एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ज़्यादा है, चाल ज़्यादा तो ये समय कम होगा, समय कम लगेगा। और जो हमारे पास सवारी गाड़ी है उसकी चाल कम है तो ये समय अधिक लगेगा। तो अधिक में से कम को घटाना है। अधिक समय है T1 और कम समय है T2। तो T1 में से T2 को घटा देंगे। इन दोनों के बीच, दोनों गाड़ियों के समय के बीच में संबंध भी दिया हुआ है कि एक्सप्रेस गाड़ी को 1 घंटा कम लगता है, मतलब सवारी गाड़ी को 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो देखो बेटा यही चीज़ यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। देखो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ज़्यादा थी तो T2 समय कम होगा, और सवारी गाड़ी की चाल कम है इसलिए उसको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए T1 समय ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटाना है, तो T1 - T2 1 घंटा आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटा अधिक लेती है, या एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। 1 घंटा ये वो है 1 घंटा। अगर 5 घंटे दिए होते तो 5 लिखता, 2 घंटे दिए होते तो 2 घंटे लिखता। अब चलिए T1 का मान T1 की जगह डाल देंगे। T1 का मान आया है 132 बटे में x, और T2 का मान आया है 132 बटे में x = 11। बराबर के उधर तो एक ही रह जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे, वही आर पार गुणनखंड करेंगे। 132 को x = 11 से गुना करेंगे, और इस 132 को इस 132 को x = 11 से गुना करना है। बटे वाली संख्या को माइनस आर पर गुणनखंड से करते हैं ना, और इस 132 को x से करना है, बीच में माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो 132 गुना में x = 11 माइनस 132 गुना में x बटे में x गुना x = 11, और बराबर के उधर 1 आ जाएगा। बट उसके आगे मैंने आपको बता रखा है पिछले क्वेश्चन में, 132 को x से गुना करेंगे 132 x आ जाएगा। फिर इस 132 को 11 से गुना करेंगे तो 1452 आ जाएगा, और ये -132 का -132 बटे में x को x से गुना करेंगे, x की शक्ति 2 आ गया। इस x को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 11x बराबर में 1। देखो ये +132 और -132 कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास 1452 बटे में x का वर्ग जमा 11x बराबर है 1। उस तरफ 1 था, बोलोगे सर ये 1 कहाँ से आ गया। 1 के बटे में आप कुछ भी, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लगा सकते हो, 1 से किसी को भी भाग करने में वही संख्या उत्तर आ जाती है। तो फिर से आप आर पार गुणनखंड करेंगे, तो x का वर्ग जमा 11x इस 1 से गुना होगा, और 1452 इस 1 से गुना होगा, बीच में बराबर का निशान है, बराबर का निशान आ जाएगा। तो x का वर्ग जमा 11x बराबर आ गया 1452, ये +1452 है, यहाँ के -1452 हो जाएगा। तो आ गया x का वर्ग जमा 11x माइनस 1452। अब जिसके आगे कुछ नहीं होता, मैंने आपको बहुत बार बताया है, उसके आगे 1 आता है। 1x की 2 जमा 11x माइनस 1452, तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इसको आगे हल कैसे करना है, a b और c का मान निकालेंगे। a का मान 1 आ जाएगा, b का मान 11 और c का मान -1452 आ जाएगा। उसके बाद d निकालेंगे। d को निकालने का सूत्र आपको पता है, b की शक्ति 2 - 4ac होता है। तो b का मान 11 आ गया, b की जगह 11 रख देंगे। a का मान 1 है, 1 रख देंगे। c का मान -1452 है, -1452 रख देंगे। 11 का वर्ग होता है 121, और -4 और -1452 को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5808 आ जाएगा। अब 121 और 5808 जमा करेंगे तो 5929 आ जाएगा। तो ये आ गया डी आ गया 5929। अब इसके भाज्य गुणनखंड बना लो साइड में पहले से ही। देखो यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं 5929 के भाज्य गुणनखंड मैंने साइड में पहले से ही बनाए हुए। देखो ये पहले ये 7 से भाग होगा, 847 आ जाएगा। फिर 847 को 7 से भाग करेंगे, 121 आ जाएगा। 121 आ गया, फिर तो आपको पता ही है 11 का वर्ग होता है ये,
11 से 121 को भाग करेंगे 11 आ जाएगा, फिर 11 को 11 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो 5929 के ये बन गया भाज्य गुणनखंड। क्यों ये बनाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें 5929 का वर्गमूल लेना है, और वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। वैसे बड़ी भाग विधि भी आसान होती है, लेकिन आप अभाज्य गुणनखंड से ही कर लें इसको। तो उसके बाद x को निकालने का मान, x को निकालने का मान होता है -b जमा वर्गमूल d बटे में 2a। तो और दूसरा मान निकालने का सूत्र यही होता है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस का निशान आ जाता है b और d के बीच में। तो b का मान है माइनस, ये सूत्र का माइनस है, b का मान है 11 रख देंगे, प्लस वर्गमूल 5929 है, तो सीधा ही आप इसके भाज्य गुणनखंड रखते हैं बटे में 2 गुना 1। तो -11 का -11, 5929 के भाज्य गुणनखंड है 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11, भी मैंने साइड में आपको यहाँ बताया कैसे बनाए हैं। 2 7 का 1 7 बाहर आ जाएगा, 2 11 का 1 11 बाहर आ जाएगा। तो आ गया -11 जमा 7 गुना 11 बटे में 2। पहले जमा नहीं करते भाई, पहले बॉड मास का रूल याद रखना है, पहले हमने गुना करना है, पहले हमें गुना करना है। तो 7 और 11 को गुना करेंगे 77 आ जाएगा, -11 जमा 77 बटे में 2, -11 और 70 को जमा करेंगे आ जाएगा 66 67 बटे में 2, 67 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 33। तो ये आ गया x का मान। x क्या माना था हमने? सवारी गाड़ी की चाल। तो ये सवारी गाड़ी की चाल आई है। दूसरे x का मान निकालेंगे तो वही -b माइनस वर्गमूल d बटे में 2a। तो माइनस की जगह -b का मान 11, d का मान वर्गमूल 5929 रख देंगे, d का मान 5929 है। सारा कुछ हल करने के बाद देखो यहाँ पे बस -11 -77 आएगा, -11 -77। तो -11 -77 करेंगे तो 88 आ जाएगा, -88। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। -88 बटे 2 -44 आ गया। लेकिन हम जानते हैं चाल कभी माइनस में नहीं होती, तो ये मान जो आया है -44 ये संभव नहीं है। तो x का मान क्या लेना है? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवारी गाड़ी की चाल है, सवारी गाड़ी की चाल को हमने x माना था, तो ये आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कैसे आएगी? वो सवारी गाड़ी से 11 अधिक है, तो 33 जमा 11 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार हमने दोनों गाड़ियों की चाल निकाल ली। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं बेटे, इसलिए इसको आपने अच्छी तरह करना है। धन्यवाद।